भारत में रहने वाले हर शहरी के जरिए किए गए जुर्म को इंडियन पीनल कोड में बताया गया है। लेकिन आजादी के बाद जब कभी ऐसा लगा कि किसी बढ़ते जुर्म पर इंडियन पीनल कोड काफी नहीं है, तो फिर कुछ खास कानून बनाए गए और उन्हीं में से एक है ख्वातीन की नाजेबा नुमाइंदगी और मार्केटिंग या फिर किसी और नजरिए से उनकी गैर मुहज्जब तस्वीर कशी को गैर कानूनी करार देने वाला इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। काबिले जिक्र है कि 1970 और 1980 की दहाई में ख्वातीन के हुकूक की बात करने वाली तंजीमों ने मीडिया, खास तौर पर एडवर्टीजमेंट और पब्लिकेशन में ख्वातीन की तस्वीरों को इनडिसेंट अंदाज में पेश किए जाने के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, जिसके बाद 1986 में मार्गरेट अल्बा के जरिए राज्यसभा में पेश किए गए इस कानून को 2 अक्टूबर 1987 को पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया। इस नए कानून का मकसद एडवर्टीजमेंट, पब्लिकेशन वगैरह में ख्वातीन की नाजेबा तस्वीर कशी को रोकना था। इंडियन पिनल कोड के मुकाबले इस कानून में सजा का दायरा भी बढ़ाया गया। अपना मुल्क, अपना आईन, शक्ति संविधान की। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में। भारतीय तहजीब, भारतीय संस्कृति ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। जी हाँ, सदियों पुरानी तहजीब हमें सिखाती है कि हम ख्वातीन की इज्जत करें, उनकी हिफाजत करें, उनका एहतराम करें। संस्कृत ज़बान में कहा गया है कि जहाँ ख्वातीन की इज्जत होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। आज़ादी के बाद भी हमारी हुकूमतों ने ख्वातीन की हिफाजत और उनके तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इज्जत पर जोर दिया। इसी सिलसिले में 1986 में कानून लाया गया, जिसमें ख्वातीन की नाजेबा नुमाइंदगी को रोकने के लिए एक प्रावधान दिया गया, एक प्रोविज़न दिया गया, और उस कानून का नाम था इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट। क्या है ये कानून और हमारे मुल्क की ख्वातीन के लिए इसको समझना और जानना कितना ज़रूरी है, आज की इस पेशकश में इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ हैं 2 ख़ास मेहमान। आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील मोहतरमा कनिका भारद्वाज साहिबा, और हमारी दूसरी ख़ास मेहमान है असिस्टेंट प्रोफेसर नाजिश फातिमा। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाजिश जी, ये टॉपिक देखा जाए तो पूरी तरीके से ख्वातीन से मुताल्लिक़ है। आज हमारे पैनलिस्ट में आप दोनों ख्वातीन हैं, लेकिन जब हम 1986 की बात करते हैं, आखिर वो क्या बैकग्राउंड था कि ज़रूरत क्या महसूस की गई हमारे मुल्क में कि एक ऐसा कानून लाने की भी ज़रूरत है जहां हम इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कोई ना कोई कानूनी बंदिश लगाएं? देखिए, हमारे पास लॉज पहले से थे। आईपीसी में सेक्शन 292, 293 और 294 पहले से ही थे, लेकिन इसमें जब आप सेक्शन 292 को उठा के देखेंगे तो उसमें पब्लिकेशन की बात की गई है, ऑब्सीन मटेरियल की, लेकिन कहीं भी महिलाओं की बात नहीं की गई है कि उनको इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया जाए। ऐसे ही सेक्शन 293 में किसी भी ऑब्सीन मटेरियल को बेचना 21 साल से कम के बच्चे की बात की गई है। यहाँ पे ऑब्सीन मटेरियल या इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन की बात नहीं की गई थी। तो फिर महसूस किया गया कि केसेस इतने बढ़ रहे हैं और 292 और 293 और 294 इसके लिए आसान नहीं हो रहा है। इस वजह से इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट को 1986 में लेकर आया गया। कनिका जी से जानना चाहूँगा, मैडम, क्या मकसद था? मकसद के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, क्या इस तरह के उस वक्त केसेस आ रहे थे सामने कि जहाँ पर ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि ये चीज़ बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं तो हमारे समाज में वो चीज़ तेज़ी से बढ़ रही थी? जी बिल्कुल जी, उस टाइम पे बिल्कुल ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से ऐसे केसेस आ रहे थे। चाहे आप साउथ ले लीजिए, नॉर्थ ले लीजिए, इतने सारे ऐसे केसेस आ रहे थे जो बहुत ज़रूरी हो गया था एक वुमेन की डिग्निटी को मेंटेन करना। एक क्योंकि हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है कि डिग्निटी से जीने का हक है हर इंसान को, हर भारतीय को। तो वुमेन को भी उतना ही हक है कि वो एक डिग्निटी से जिए जाए। और जहाँ ऐसे वारदात सामने आते हैं, इंसिडेंट सामने आते हैं जहाँ वुमेन की डिग्निटी को नुकसान पहुँचाया जाता है किसी भी एक्ट के थ्रू, स्पेशली इंडिसेंट एक्ट के थ्रू, या ऑब्सीन ऐसी कोई चीज़ें जो सर्कुलेट कर दी जाती हैं, पब्लिश कर दी जाती हैं या बेची जाती हैं, या फ्री में उनको दिखाया जाता है हर जगह एडवर्टाइजमेंट में या और जगह पे, तो इससे आप सोचिए अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ वुमेन है, उनको कितना ज़्यादा उनकी डिग्निटी पे हार्म होता होगा।
तो ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए। तो लेजिस्लेशन को, गवर्नमेंट को ये लगा कि सिर्फ आईपीसी काफ़ी नहीं है, इसके लिए एक स्पेशल एक्ट आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये एक्ट जो है ये लागू किया गया, ये आया एक्ट। इसमें ये जो एक्ट है ये बहुत एग्जॉस्टिव छोड़ा हुआ है। तो इसको क्या है कि समय समय पे हमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरप्रिटेशन उसको देनी पड़ती है कि इनडिसेंट क्या है, ऑब्सीन क्या है, कौन तय करेगा, क्या ये नहीं एक है। अलग मसला, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि कौन तय करेगा। लेकिन जब हम इसके पहले ही लफ्ज की बात करते हैं इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, नाज़िर जी आखिर क्या है? एक कॉमन मैन कैसे समझेगा कि आखिर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन क्या है? इनडिसेंट को अगर हिंदी में कहें तो उसका मतलब होगा अशिष्ट, लेकिन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की एक एक्चुअल में डेफिनेशन दी गई है इस एक्ट में, वही जानना चाहेंगे। हाँ, इस एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है वो ये कहा गया है कि औरत को किसी भी तरीके की डेरोगेटरी रिप्रेजेंटेशन, डेनिग्रेटिंग रिप्रेजेंटेशन या पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ इस तरीके के शब्द यूज़ किए जाएं या इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो किसी एड में या किसी किताब में या किसी पेंटिंग में या किसी फिगर में, इस तरीके का अभद्र रिप्रेजेंटेशन हो, अभद्र उनका रिप्रेजेंटेशन हो, तो इस तरीके के प्रोहिबिशन लगाए गए हैं। अब हम अभद्र की जब बात करते हैं तो बहुत सारी जगहों पर हमने ये भी देखा, बहुत सारे केसेस में, कि एक वर्ग ये कहता है कि अभद्र है, नाजेबा है, लेकिन जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट ने बिल्कुल देखा जाए तो कुछ अलग डिसीजन दिया। तो इस तरह के कुछ केसेस को भी मैं कनिका जी जानना चाहूँगा कि अभद्र है या नहीं है, इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है? जी, तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारे, जैसे ये एक्ट लागू हुआ बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए, तो ये क्वेश्चन आया कोर्ट के सामने कि अभद्र क्या है, इंडिसेंट क्या है और क्या नहीं है। तो एक जजमेंट आई अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, ये जजमेंट आई। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे टेस्ट दिए गए जिससे ये डिसाइड होगा कि वो इंडिसेंट है या नहीं है, या ऑब्सीन है या नहीं है। तो पहला ऐसा टेस्ट, जो पहला टेस्ट हमें है वो है कि अगर ऐसा कोई एक्ट है जो पब्लिक मोरालिटी को लगता है कि इंडिसेंट है, तो यहाँ पे सोसाइटी की मोरालिटी की बात आ गई कि सोसाइटी को अगर ऐसा लगता है कि ये एक पर्टिकुलर ऐसा एक्ट है जो ऑब्सीन है या वल्गर है, तो वो इंडिसेंट माना जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें ऐड हुई कि ये ज़रूरी होना चाहिए कि वो जो एक्ट है या कोई भी ऐसी पेंटिंग, जैसे मैम ने कहा पेंटिंग है या कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट है, कोई राइटिंग है या ऐसी कोई चीज़ है, फोटोग्राफ्स हैं, ऐसी कोई चीज़ है, वो वल्गर होनी ज़रूरी है। अगर वो वल्गर नहीं है तो वो इंडिसेंट नहीं माना जाएगा। इसका मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगी कि जब ये एक्ट आया तो बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट पेजेंट्स पे भी केसेस हो गए कि जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट दिखाए जा रहे हैं, पेजेंट्स दिखाए जा रहे हैं, उसमें वो इंडिसेंट बिहेवियर है और वो नहीं आना चाहिए। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो वल्गर नहीं है। अगर वो वल्गर नहीं है और सोसाइटी की मोरालिटी को वो अफेक्ट नहीं कर रहा, तो वो चीज़ गलत है, वो चीज़ क्या कहते हैं उसको आप इंडिसेंट नहीं बोल सकते। तो फिर ये बात सामने आई कि इंडिसेंट होने के लिए वो वल्गर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसी कोई चीज़ है जो रिलीजियसली, क्योंकि इस एक्ट में कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं, तो अगर ऐसी कोई बुक्स हैं, पेंटिंग्स हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं और जो रिलीजियस है, तो वो एक्सेप्शन हो गया, वो एक एक्सेप्शन है। तो ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किए कि जो जब भी कोई केस आएगा पहले ये 3 चीज़ें देखी जाएंगी, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे कि ये इंडिसेंट है या नहीं है। हम मार्केटिंग की बात करते हैं, आपने पब्लिकेशंस की बात की, एडवर्टीजमेंट की बात की, लेकिन ये तमाम एंगल देखा जाए तो इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं आते हैं, इनसे कुछ फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ मटेरियल जो है वो फ्री में बांटा जाता है, फ्री में तकसीम किया जाता है। तो क्या जो फ्री में बांटा जा रहा है कुछ मटेरियल और उसके अंदर कहीं इस तरह की कोई इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है, क्या ये एक्ट, ये कानून वहाँ भी लागू होगा? कनिका जी, आपसे जानना चाहूँगा। जी, आपने जैसे कहा कि फ्री में भी चीज़ें बांटी जा रही हैं, पब्लिसाइज की जा रही हैं, एडवर्टाइजमेंट की जा रही हैं, तो बिल्कुल लागू होगा। अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो इंडिसेंट है, जो फ्री में भी बांटी गई है पूरी पब्लिक में, सोसाइटी में, तब भी ये एक्ट एप्लीकेबल, उस कंडीशन में बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। क्योंकि इस एक्ट में ये क्लॉज भी दिया हुआ है कि अगर आप फ्री में भी, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप फ्री में वुमेन की मॉडेस्टी या वुमेन की डिग्निटी को हार्म कर रहे हो या आप पैसे देके कर रहे हो, तो फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अगर वुमेन की इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की है, चाहे वो फ्री में की हो या फिर वो पैसे देके की हो, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पब्लिसिटी हुई है, तो फिर ये एक्ट वहाँ पे एप्लीकेबल माना जाएगा।
गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाजिश जी, 1986 की हमने बात की जब ये कानून आया, उसके बाद दुनिया ने बहुत तेज़ी से तरक्की की। आज हम देखा जाए ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं, इंटरनेट के सर्फिंग की बात कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से सब कुछ बढ़ रहा है। अब इस एक्ट के तहत अगर कहीं ग्लोबली ऐसा हो रहा है या इंटरनेट पर कहीं कुछ ऐसा हो जाता है, तो क्या उस एक्ट के अंडर में हम इसको लेंगे या फिर दूसरा कोई हमें कानून देखना पड़ेगा इसमें? दरअसल 2012 में इस एक्ट में अमेंडमेंट करवाने की बात की गई थी ताकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या ऐसी कोई पब्लिकेशन है या कोई भी, जैसे आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत चल गए हैं, इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है तो उस पर भी प्रोहिबिशन लगाया जा सके। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि 2021 के करीब ये जो बिल था 2012 वाला अमेंडमेंट बिल, इसको वापस ले लिया गया, ये कह के क्योंकि हमारे IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में ऑलरेडी ऐसे कई सारे प्रावधान हैं जिसमें ये बात की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर कोई पब्लिकेशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल होता है तो उसकी क्या सज़ा है या उसके लिए क्या प्रावधान मौजूद हैं। हालांकि जैसे टाइम बदलता जा रहा है, मैं मतलब इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ को कहा जाएगा, किस बात को कहा जाएगा, ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो गया है। हर सोसाइटी डिफरेंट है, हर कंट्री डिफरेंट है। जैसे कि अभी रिसेंटली एक केस हुआ था जहाँ पे एक टेनिस प्लेयर ने अपनी फियांसे के साथ एक फ़ोटो खिंचाई थी, जहाँ पे फियांसे जो है वो थोड़ी डार्क स्किन थी, उनका सांवला रंग था, और जो टेनिस प्लेयर थे बोरिस बेकर जो थे, उनका जो है वो ही वॉज वाइट कलर्ड पर्सन। उनको अक्सर ताने ये मिलते थे कि तुम एक डार्क कलर्ड लड़की के साथ हो तो क्यों हो। तो इस वजह से उन्होंने एक मैगजीन के कवर पे एक फ़ोटो शूट कराई जहाँ पे उनकी स्किन विजिबल थी, एक न्यूड शो था, फोटो शूट थी, और उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की, और वही मैगजीन फिर कलकत्ता तक आ जाती है। वही और फिर जो मैगजीन पब्लिश करवाने वाली आनंद बाजार पत्रिका थी, उनके ऊपर केस हो गया कि ये तो इंडिसेंट है, ये ऑब्सीन है, समाज के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसमें वेस्ट बंगाल कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, ये इंडिसेंट नहीं है, ऑब्सीन नहीं है, ये समाज को अच्छा मैसेज दे रही है कि रेसिज्म नहीं होना चाहिए, कलर के बेसिस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, यहाँ ऑब्सीनिटी नहीं है। सो इसी वजह से ऑब्सीनिटी के जो डेफिनेशंस हैं वो चेंज हो गए हैं, और अब जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो ऑब्सोनिटी जहां ज़्यादा आ रही है वो इस एक्ट में कवर्ड नहीं है। अफसोस, इस एक्ट के साथ साथ आपको IT एक्ट पढ़ना पड़ता है साथ में। यानी जब अगर ये बात आगे बढ़ जाती है और ये अखबारों से और पत्रिकाओं से आगे बढ़ जाती है, एडवर्टीजमेंट से आगे निकल जाती है, तो अब हमें IT एक्ट का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर फिर भी कहीं पब्लिकेशंस में कहीं कुछ इस तरीके की वारदात हो जाती है, कुछ काम हो जाता है, तो क्या इसमें FIR का क्या प्रावधान है? FIR इसके अंदर कोई भी महिला जाकर के करवा सकती है पूरे देश के अंदर? क्या उसके अंदर क्या तरीका रहता है? हाँ बिल्कुल, FIR आप कर सकते हैं, बल्कि लेकिन साथ में अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है कि जो पुलिस वाले होते हैं उनको बहुत सारे सेक्शंस का इतना ज़्यादा पता नहीं होता। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसके ऊपर अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई एक्ट है। IT एक्ट के बारे में फिर भी लोगों को पता होगा, लेकिन इस एक्ट के बारे में नहीं पता है। इसीलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं ताकि जो अवेयरनेस की कहीं कमी रह गई है तो उसको पूरा किया जा सके। लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि इसके अंदर अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, लेकिन एक बड़ा सवाल ये होता है कि क्या इसमें सजा का प्रावधान जो दिया गया है वो हमारे व्यूअर्स के लिए भी जानना जरूरी है, कितना अहम है और कितनी सजा दी जा सकती है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा? हाँ, तो सज़ा इसके अंदर ये है कि पहले कन्विक्शन पे अगर आप पकड़े गए कोई ऐसी चीज़ बेचते हुए या कोई ऐसी चीज़ स्टोर करते हुए या ऐसी कोई पब्लिकेशन करते हुए जिसमें अभद्र चीज़ है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है औरतों का, तो फर्स्ट कन्विक्शन पे आपको 2 साल की सज़ा है और फाइन है साथ में 2000 रुपए का, जो कि आज के ज़माने के लिए मुझे ऐसा लगता है सज़ा तो 2 साल ठीक है, लेकिन 2000 रुपए फाइन बहुत कम है। और अगर आप दोबारा फिर भी नहीं माने, फिर भी आपका दोबारा सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हुआ, दोबारा पकड़े गए, तो फिर सजा आपकी 5 साल तक जा सकती है और 2000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का फाइन है। अभी वहां तक हम जा सकते हैं। और जब कनिका जी, अक्सर ऐसा भी होता है कि कोई एक व्यक्ति जो है वो किसी से काम करवा रहा है, यानी कोई पब्लिशर है और जो पब्लिश करवा रहा है वो कोई दूसरा व्यक्ति है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या वो दोनों लोग मुजरिम होंगे, जो छपवा रहा है और जो छाप रहा है इस तरीके का मटेरियल, या जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी उसको ले रही है और जिस कंपनी का भी है,
उसमें भी मैं जानना चाहूँगा कि उस पर भी थोड़ा रोशनी डालें आप। जी, तो जैसा आपने कहा कि कौन ज़िम्मेदार होगा, तो इसमें सारे ही ज़िम्मेदार होंगे। वो भी ज़िम्मेदार होगा जो बेच रहा है, और वो भी ज़िम्मेदार होगा जो इसको पब्लिश कर रहा है या एडवर्टाइज़ कर रहा है। तो जब भी कोई केस अगर सामने आएगा तो दोनों लोग ही इस केस में पार्टी बनेंगे, दोनों लोगों के ऊपर ही ये केस जाएगा। दूसरी बात ये मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि इसमें हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है या पब्लिशर्स है, एक ग्रुप है, अगर उनके ऊपर हमें कोई एक्शन लेना है इस एक्ट के अंदर, तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं। आर्टिकल 226 इसका प्रोविज़न है, उसमें डायरेक्ट हम लोग एक रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और हम अपनी बात जो है वो सामने रख सकते हैं कि ये इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हुआ है, और इन दो लोगों के ऊपर आप एक्शन ले, या जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं जी। और इस एक्ट में कंपनी के लिए भी एक क्लॉज बनाया हुआ है कि अगर कोई कंपनी है तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बट उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो हम इस प्रोविज़न में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। कंपनी में भी सारे ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट जो होंगे उन सभी को पार्टी बनाया जाएगा। जितने भी ऑफिसर्स उस टाइम पे बोर्ड में होंगे, या ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट होंगे, या जिनके पास उस दौरान समय के दौरान पावर होगी, वो सारे इसमें पार्टी बनाए जाएंगे। अभी तक जैसे हमेशा ये रहा है, कोई भी कानून बनता है तो अदालतों का बहुत अहम रोल होता है। उसके अंदर क्या कुछ होगा या उसकी डेफिनेशन की हम बात करें, उसको परिभाषित करने की बात करें, तो हमारी अदालतें करती रही हैं। कुछ और ऐसे डिसीज़न या अदालत के जो लैंडमार्क डिसीज़न हमारे इसमें रहे हों, कनिका जी से जानना चाहूँगा कि अदालतों ने क्या कहा है अब तक इस कानून के ताल्लुक से। जी देखिए, जब से ये एक्ट बना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, ये एक्ट बहुत एग्जॉस्टिव है। इसमें ये बहुत ओपन छोड़ दिया गया है कोर्ट के ऊपर कि आप अपनी इंटरप्रिटेशन टाइम टू टाइम इसमें दीजिए, क्योंकि आप ये एक्ट के सेक्शन पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं दी हुई हैं, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ जैसे हमारे स्टैट्यूटरी एक्ट्स हैं जिसमें बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ कोडिफाइड की है, इस एक्ट में कोई भी ऐसी चीज़ें ज़्यादातर बताई नहीं गई हैं। तो कोर्ट का बहुत अहम रोल है, एपेक्स कोर्ट का, क्योंकि वही है जो टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट सेट कर रही है। जैसे मैंने आपको एक केस बताया, अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्सीन का और इनडिसेंट जो परिभाषा है उसकी टेस्ट की बात की गई। ऐसे काफ़ी सारे ऐसे और भी जजमेंट्स हैं जो टाइम टू टाइम आते रहे हैं। एक जजमेंट की मैं बात करूंगी, स्मिति वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये एक आया सामने। इसमें बेसिकली हुआ ये कि जो एक्यूज लोग थे, उनके पास फोटोग्राफ्स थी, बट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं की थी, सर्कुलेट नहीं की थी। तो जो कंप्लेनेंट है उसने कहा कि ये मेरा जो है ये केस है, ये इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का बनता है। बट इस केस में क्योंकि वो जो फोटोग्राफ थी वो सिर्फ एक्यूज के बैग में थी, सर्कुलेट नहीं हुई थी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई थी, पब्लिश नहीं हुई थी, इसलिए उसको बरी कर दिया गया। तो ये भी एक बहुत अहम चीज़ है। तो कि आप ज़रूर, अगर आपके पास वो कोई चीज़ है बट आपने उसको एडवर्टाइज नहीं किया या डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, पब्लिक में नहीं लाए, सिर्फ आपके पास रखी हुई है, तो आप पे ये एक्ट लागू नहीं होगा, आप बरी हो जाएंगे, आप पे ये एक्ट लागू नहीं होगा। तो इस तरह से काफ़ी सारी, इस तरह से अब जैसे ये प्रेसिडेंट सेट किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो तब से अब तक काफ़ी सारी ऐसी जजमेंट्स आई हैं। बट मुझे लगता है अभी और ऐसे प्रेसिडेंट सेट करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैम ने कहा कि अब IT एक्ट है, IPC भी है, सबसे ज़्यादा उसमें जो पनिशमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। IT एक्ट में पनिशमेंट ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसमें इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। IPC में पनिशमेंट ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो लोग क्या करते हैं, इसको एज अ एडिशनल सेक्शन लेके चलते हैं, और मेजर जो केस बनाते हैं वो IPC में या IT एक्ट में बनाते हैं। तो इसमें किस तरह से ध्यान रखें, खासतौर से विक्टिम, कि वो किस तरह से अपना केस मजबूत करने के लिए ध्यान रखें, क्योंकि अगर IPC में चला जाएगा तो आपने बताया कि वहाँ कहीं ना कहीं बरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो किस तरह से इस चीज़ का ख्याल रखें? इस तरह में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे जो इस सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स हैं, एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओरल अगर हम कोई भी स्टेटमेंट दें उस पर बात नहीं बनती है, एविडेंस अपने पास ज़रूर रखिए कि ये इनडिसेंट चीज़ है, और सेकंड ये ज़रूर रखें कि एडवर्टाइज या डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है। ये दो एविडेंस होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कोर्ट अगर आपसे एविडेंस मांगेगी, आपके पास एविडेंस है, तो डेफिनेटली आपके फेवर में ही केस जाएगा। बट अगर, क्योंकि ये जनरली लोगों पब्लिक को पता नहीं होता कि एविडेंस बहुत ज़्यादा एक अहम रोल प्ले करता है। अगर एविडेंस नहीं है तो ऑब्वियसली जो अदर पार्टी है वो इसमें बरी हो जाएगी या बाहर निकल जाएगी। तो एविडेंस का रोल बहुत मैटर करता है इस एक्ट में। जी नाज़िर जी, आप पढ़ाती हैं, काफ़ी स्टूडेंट जाहिर सी बात है आपसे सवाल भी करेंगे, पूछेंगे भी। मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब आज के दौर में
1986 में कानून बना, उसके बाद अमेंडमेंट्स की भी बात हुई, आज हम 2023 में इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या कुछ लगता है कि इसमें नए चेंजेस आने चाहिए, नए बदलाव आने चाहिए, और ज़्यादा इसको जो है और मजबूत किया जाना चाहिए? नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो इस एक्ट में जो इंक्लूड करना है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की डेफिनेशन को इंक्लूड करना है और इसमें पनिशमेंट को एनहांस करना है। आप 2000 रुपये का फ़ाइन कैसे रख सकते हैं? आज के ज़माने में 2000 रुपये तो चलता फिरता कोई भी दे देता है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को इंक्लूड करना है। अभी हाल ही में TVF करके एक ऑनलाइन OTT है और उस पर एक वेब सीरीज़ थी कोई, कॉलेज रोमांस करके, उसके ऊपर केस आया कि उन्होंने बहुत ही वल्गर लैंग्वेज यूज़ कर रखी है और उसमें इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन है। तो बात की गई कि उन्होंने जो कंप्लेंट फाइल की वो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में भी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उसमें सज़ा कम थी, फ़ाइन कम था, तो फिर उसकी जगह IT एक्ट लगाना पड़ा। IT एक्ट के सेक्शन 67A में हाई कोर्ट ने उसके ऊपर जजमेंट दिया कि इसके ऊपर फ़ाइन लगाया जाए और ये बहुत ही ज़्यादा अभद्र रिप्रेजेंटेशन है, बहुत इनडिसेंट है और ऑब्सीन मटेरियल है। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को भी इंक्लूड करने की इस एक्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना उसके आजकल पब्लिकेशंस, मैगजीन्स जो कुछ भी हैं वो अब कम है, लोग जो है वो ऑनलाइन है, हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हर कोई मोबाइल फ़ोन पे बातें करता है। तो भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई कंट्रोल हो, OTT प्लेटफॉर्म्स पे कोई कंट्रोल हो, इस तरीके से ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इसको ऐड करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। और जब हम इन दोनों कानून की बात करते हैं गणिका जी, हम IT एक्ट की भी बात कर रहे हैं और हम इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की भी बात कर रहे हैं, कहाँ आकर के इसमें टकराव आपको लगता है, महसूस होता है आपको? और जैसे कि अभी मैडम ने कहा कि इसको ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, तो कहीं इसको मजबूत करने में हम IT एक्ट को तो कहीं पीछे नहीं छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि IT एक्ट पीछे छूट जाएगा, क्योंकि IT एक्ट का जो मकसद है वो अलग है और ये जो एक्ट स्पेसिफिकली बनाया गया है ये इसका मकसद अलग है। तो दोनों एक्ट के ऑब्जेक्टिव बहुत अलग अलग हैं। हालांकि ये लेजिस्लेशन है जो इस एक्ट को मिक्स कर रही है, जो इन्हें मिक्स नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इन दोनों के अलग अलग, जब अलग अलग एम है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स में बनाया गया है, तो इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें लगता है कि और ज़्यादा, जैसे मैम ने कहा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जितनी भी इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रही है वो सोशल मीडिया पे हो रही है। मैक्सिमम आप देखिए हमारे जो टीन है, जो यंगस्टर्स हैं, वो सारे सोशल मीडिया पे हैं। तो जितने भी हमारे सामने केसेस आ रहे हैं वो सारे सोशल मीडिया के ही आ रहे हैं। तो इसमें ऐसा एक अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है जहाँ पे सोशल मीडिया को लाया जाए, इसको इन्वॉल्व किया जाए। और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैं मानती हूँ इस एक्ट में, कि उनको भी सामने आना चाहिए। हालांकि वो 2012 में सामने आए थे, उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए प्रस्ताव सामने रखे थे, बट वो हो नहीं पाया। तो मेरे को लगता है अगर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन अगर इसमें अपना रोल अच्छे से अदा करे और थोड़ा सा और इसमें अमेंडमेंट्स की बात करे, तो इसमें अमेंडमेंट्स हो सकती है, होनी बहुत ज़रूरी भी है। बहुत ज़रूरी भी है। अब हमने कंप्लेंट की भी बात की, इसके अंदर के लोग जाते हैं, FIR इसमें कर सकते हैं। क्या खुद से भी हमारी अदालतें या हमारी पुलिस क्या खुद भी आगे बढ़ कर के इसके अंदर कोई कार्रवाई कर सकती हैं? सुमोटो का भी क्या इसके अंदर कोई प्रावधान है? और क्या कुछ अधिकारियों की भी इसके अंदर लिस्ट बनाई गई है? किस लेवल का अधिकारी जो है वो छापा मार सकता है, जा करके जब्त कर सकता है इस कंटेंट को? मैं जानना चाहूँगा नाजिर जी आपसे पहले। हाँ, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक ऑफिसर अपॉइंट करती है इस एक्ट के अंदर, जो कि अरेस्ट कर सकता है, सर्च एंड सीजर भी कर सकता है। यानी कि किसी भी ऐसे एरिया में जाके सर्च कर सकता है कि ऐसा कोई पब्लिकेशन रखा गया है, ऐसी कोई किताब है, ऐसा कोई ऐड है, ऐसा कोई लेबल है, कोई पैकेज पे है, रैपर पे है, इसके लिए भी सर्च कर सकता है और ऐसे मटेरियल को सीज भी कर सकता है, मतलब अपने पास भी रख सकता है, सीज भी कर सकता है। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट प्रावधान ये है कि आप किसी के प्राइवेट हाउस या प्राइवेट ड्वेलिंग एरिया में नहीं जा सकते, यानी किसी के पर्सनल घर में घुस के आप सर्च और सीजर नहीं कर सकते बिना वारंट के। आपको वारंट लेना बहुत ज़रूरी है। आप वारंट के बिना किसी के घर में पर्सनल हाउस, पर्सनल ड्वेलिंग प्लेस में एंटर करके नहीं सर्च और सीजर कर सकते। उसके लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परमिशन होनी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप जहाँ चाहें, अगर कोई कंपनी है या कोई पब्लिकेशन है, वहाँ जा करके आप जब्त कर सकते हैं मटेरियल को। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों खास मेहमानों का। आज के इस अहम मौजू के ऊपर आपने अपने तजुर्बे से रोशनी डाली और हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, उन्होंने भी आज की इस पेशकश से ज़रूर फ़ायदा हासिल किया होगा। आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं। हम फिर हाजिर होंगे किसी अलग और ख़ास मौजू के साथ। हम आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।